नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। 18वीं लोकसभा के पहले दिन विपक्ष और सरकार दोनों ने अपने तेवर दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख से साफ था कि बीजेपी भले ही बहुमत से थोड़ा पीछे हो, लेकिन इस आधार पर उनकी सरकार कमजोर नहीं है, बल्कि उनके नेतृत्व वाली एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल है। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष को जिम्मेदार और बेहतर बनने की नसीहत भी दे दी। इसी दरमियान पीएम मोदी ने इमरजेंसी की यादों को छेड़ दिया, जो कांग्रेस की दुखती रग है। प्रधानमंत्री बनने के ठीक 15 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के सदस्य की भी शपथ ली। मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। 18वीं लोकसभा का ये पहला दिन था। पीएम मोदी ने लोकसभा में प्रवेश करने से पहले करीब 14 मिनट का एक भाषण दिया। उस भाषण ने न सिर्फ इस नई लोकसभा के पहले सत्र का, बल्कि मोदी सरकार 3.0 की भी रूपरेखा का अंदाजा पेश किया है। इस स्पीच के 4 प्रमुख हिस्से हैं: इमरजेंसी का विरोध, विपक्ष को नसीहत, तीसरा कार्यकाल और विकसित भारत का संकल्प। 2014 और 2019 की तुलना में इस बार बीजेपी की ताकत लोकसभा में थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर से साफ है कि वो अपनी सरकार की धमक के साथ कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। जिस वक्त संसद के पहले दिन का सत्र शुरू होने वाला था, उसी वक्त विपक्ष सदन से बाहर कई मसलों पर विरोध कर रहा था। विपक्षी सांसद हाथों में संविधान लेकर विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 49 साल पुरानी घोषित इमरजेंसी की याद ताजा कर दी। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इमरजेंसी को याद करते हैं, जब 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इसे लागू किया था। इमरजेंसी की यादें इसलिए अहम है कि आपातकाल में लोकसभा निलंबित हो जाता है, मौलिक अधिकार कायम नहीं रहते, संविधान के हिसाब से शासन नहीं चलता और अधिनायकवाद का खतरा साफ साफ दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमरजेंसी वाले बयान से कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया कि पीएम मोदी ने तो अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। अब की बार अगर एनडीए के पास 293 सांसद हैं, तो इंडिया ब्लॉक के पास 234, यानी विपक्ष 2014 और 2019 की तुलना में काफी मजबूत होकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि ऐसे में विपक्ष की भूमिका काफी बढ़ जाती है। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें।
हर हिंदुस्तानी एक विकसित भारत का सपना देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विकसित भारत के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने और चलाने का मौका मिला है। इसको पीएम मोदी अपने पुराने अनुभवों और भावी मौके को जोड़कर देख रहे हैं। मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। 25 जून तक सभी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। 10 दिन के संसद सत्र में 8 बैठकें होंगी। पहले ही दिन पीएम मोदी के अंदाज और विपक्ष के हंगामों के बीच साफ है कि आगे अभी हंगामे के और आसार नजर आते हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन और हिमांशु शेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कभी संवाद और कभी सहमति बनाने की कोशिश होती है, कभी विरोध और गतिरोध इतना हो जाता है कि वो बना रहता है। इसी सहमति और विरोध के बीच नई लोकसभा के स्पीकर का भी चुनाव होना है। अब तक ये भेद नहीं खुल पाया है कि सत्तारूढ़ एनडीए किसको अपना नया स्पीकर बनाएगा। 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को दोबारा मौका मिलेगा या कोई और आएगा। इस बीच विपक्ष के रुख से साफ है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद उसको नहीं मिला तो वो स्पीकर के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगा। लोकसभा के सदस्य श्री भर्तृहरि महताब। मैं भर्तृहरि महताब, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर क्या बनाया गया? विपक्ष इस बात से नाराज ही हो गया। विपक्ष का आरोप है कि जब कांग्रेस के सुरेश के 8 बार के सांसद हैं, तो महताब को प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया गया? विपक्ष इस बात पर इतना नाराज था कि इंडिया ब्लॉक के जिन सांसदों का नाम इस टीम में था, वो शपथ लेने के लिए तब गए ही नहीं। श्री कोडिकोनिल सुरेश, श्री टी.आर. बालू, श्री सुदेव बंदोपाध्याय। What is the credibility of the Pro-Tem Speaker? He was 6 time he was in. प्रोटेम स्पीकर की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या साख है? वो बीजू जनता दल में थे, फिर वो बीजेपी में आ गए, तो उनकी क्या विश्वसनीयता कही जाए? To the BJP and got elected. Now he is the Pro-Tem Speaker. That is also what is the credibility of the Pro-Tem Speaker? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पीकर पद पर क्या हो सकता है, क्योंकि विपक्ष इस मांग पर अड़ा है कि उसको डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक स्पीकर ने इसको लेकर कोई संकेत नहीं दिया है। एनडीटीवी को जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक 17वीं लोकसभा के स्पीकर रहे ओम बिरला और आंध्र प्रदेश से बीजेपी सांसद डी पुरंदेश्वरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। ओम बिरला तीसरी बार कोटा से चुनकर आए हैं। पिछले दिनों ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने ओम बिरला से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि इन अटकलों के बीच किसके नाम पर सहमति बनेगी।
only because of the reason that he belongs to the Congress. सिर्फ एक कारण से कि के सुरेश कांग्रेस से हैं, इसलिए वो प्रोटेम स्पीकर नहीं हो सकते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संसद के उसूलों के खिलाफ है, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। Ethics and the conventions of this house. That is why we are protesting. We are not protesting. We are making our protest. मंगलवार को 12 बजे तक नए स्पीकर के लिए पर्चा दाखिल करना है। इसलिए ये तो साफ है कि बहुत जल्द ही ये नाम साफ हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 93 और 178 में संसद के दोनों सदनों और विधानसभा अध्यक्ष पद का जिक्र है। स्पीकर लोकसभा का प्रमुख और पीठासीन अधिकारी है। लोकसभा कैसे चलेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का भी फैसला करता है। इसलिए स्पीकर पद पर सबकी नजर रहती है। खासकर जब किसी एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है तो स्पीकर की भूमिका और बढ़ जाती है। अब की बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण सबकी नजरें स्पीकर के पद पर ही हैं। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों की बार बार बैठक हुई। बीजेपी के रुख से इतना तो साफ है कि वो लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने ही पास रखेगी। इससे पहले जब वाजपेयी की एनडीए सरकार थी तब टीडीपी के जीएमसी बालयोगी को 1998 में लोकसभा स्पीकर बनाया गया था, लेकिन 1999 में वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। ये घटना स्पीकर की अहमियत को बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सरकार और विपक्ष में हंगामे की शुरुआत है या आगे बनेगी बात, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। संसद का बहुत सारा समय विरोध और हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। 18वीं लोकसभा का पहला दिन भी बेहद हंगामा खेज रहा। संविधान की दुहाई देकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोग सबकी जुबान पर संविधान है, सबकी जुबान पर हिंदुस्तान है और फिर इसी हिंदुस्तान के संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान है। ये तो सबको अंदाजा था कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र ही हंगामे खेज होगा, लेकिन प्रोटेम स्पीकर के चयन से शुरू हुई ये आर पार की लड़ाई थमने वाली नहीं दिख रही है। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लहराई और संविधान बचाओ के नारे लगाए। रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता जिस वक्त लोकसभा के अंदर नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जा रही थी, उस वक्त भी हाउस में अगली सीट पर ही बैठे राहुल गांधी के हाथों में संविधान था। विपक्ष के दूसरे नेता भी उसी संविधान की दुहाई देकर सरकार को घेरते रहे। विपक्ष के सारे हंगामों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान के जरिए ही विपक्ष पर हमला बोला। इस जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को
पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। तो क्या सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी ही रहेगी? इस सवाल के जवाब में इस तस्वीर को देखिए। मोदी सरकार के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह किस तरह राहुल गांधी के सबसे करीबी सहयोगी केसी वेणुगोपाल के गले लग रहे हैं। ये तस्वीर गतिरोध के बीच सहयोगी की आशा बंधाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जाना कहीं नहीं है। एनडीटीवी इंडिया देखते रहिए लगातार।